हमने किसी जमाने में इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पढ़ा था व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिंपल भाषा में बात करें, समथिंग इज कॉल्ड एज लॉ, समथिंग इज कॉल्ड एज स्टैच्यूट। अगर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से बना तो आप उसको स्टैच्यूट बोलेंगे, और अगर सो कॉल्ड रूल्स हैं, लीगली वैलिड हैं, तो आप उसे लॉ बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। बट जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के सपोर्ट से उसको बनाया गया है, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। तो काफी कुछ आप पढ़ चुके हैं। अब आप एक बात ये भी समझ गए होंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में और लॉ या स्टैच्यूट में काफी क्लोज रिलेशनशिप होता है। तो व्हाट आई कैन एक्सप्लेन इज दिस, आपके घर की जो नींव है, फाउंडेशन है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके ऊपर दीवारें खड़ी हुई हैं। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग? तो इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, तो इट वुड बी हाईली यूजफुल। मान लीजिए कि भाई एक घर है जहां पे इस तरह से सो कॉल्ड नींव बनाई गई है। अब नींव क्या होती है भाई? फाउंडेशन स्टोन, सबने सुना होगा। इज दैट क्लियर? इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं, नीचे सीमेंटेड स्क्वायर और ऊपर यू कैन से इट्स अ बीम। उसके बाद यहाँ पे हम इसको इसको जोड़ देंगे, फिर हम इसको इसको जोड़ देंगे, देयर आफ्टर हम इसको इसको जोड़ देंगे, फिर ऐसे बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। करेक्ट? फिर हम इसको जोड़ देंगे, फिर बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। यस और नो? और ऐसा चलता रहेगा। फिर हम इसको जोड़ देंगे। इज इट पॉसिबल कि हम ये ब्लू कलर की वॉल यहाँ पे खड़ी कर पाए? नो। अगर हम ये काम करेंगे तो क्या होगा पता है? ये भड़ाम से टूट जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसके नीचे सपोर्ट है नहीं। तो सर इनको कौन सा सपोर्ट मिला है? इनको इसका सपोर्ट मिला हुआ है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, आपने ये जो स्ट्रक्चर देखा, ये जमीन के नीचे का स्ट्रक्चर है। आई रिपीट चिल्ड्रन, ये जमीन के नीचे का स्ट्रक्चर है। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसके ऊपर का जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बच्चों, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज बेसिकली टर्म्ड एज लॉ या स्टैच्यूट। तो आप कानून बदल सकते हैं 51% मेजोरिटी से, बट इसके लिए और स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी 3/4 की आपको चाहिए होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट लाइक द फाउंडेशन ऑफ लॉ बेसिकली। तो बिना कॉन्स्टिट्यूशन के तो लॉ बन ही नहीं सकता। लॉजिक समझ में आ गया? तो एज वी नो, कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स चिल्ड्रन? 22। हाउ मेनी आर्टिकल्स इट हैज? 395। शेड्यूल पहले 8 थे जब ओरिजिनली बना था, फिर बढ़ के ये 12 हो गए। एंड अपेंडिसेस कितनी है? 3। इसमें से एक अपना आर्टिकल 370 वाला भी है बेसिकली। इतनी बात समझ में आ गई? गॉट इट? गॉट इट? चलिए, यस सर। तो चलते हैं आगे, कहानी को बढ़ाते हैं बच्चों आगे। सो नेक्स्ट इन लाइन हमारा अगला चैप्टर है चिल्ड्रन, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या क्या पढ़ेंगे आप इसमें? बड़ा ही मजेदार चैप्टर है। और कॉन्स्टिट्यूशन की किताब सबके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोडेड, उसको हमेशा अपने पास रखिएगा। डेली अगर एक पेज भी पढ़ेंगे तो 2 साल में आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रट जाएगा। मीनिंग पढ़ेंगे आप, डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली दोनों एक ही चीजें हैं। ये किसी महान आत्मा ने बोला था, ये ढेर सारे लोगों ने बोला था। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड मेनी थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा है, बट आप पूरा नहीं पढ़ सकते अभी क्लास 11 में। आपको सिर्फ इतनी ही चीजें पढ़ाई जाएंगी कि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भाई, लेंथीएस्ट है, ये सबको पता है। प्रियम्बल क्या होता है सर? प्रियम्बल इज जस्ट लाइक, जैसे आप किसी बुक को परचेज करते हैं तो उसका प्रेफेस होता है कि भाई बुक इज ऑल अबाउट व्हाट। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेफेस होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रियम्बल। और हर कानून का बच्चों प्रेफेस होता है और उसको प्रियम्बल ही बोला जाता है। देन फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं, बड़ा कंफ्यूजिंग है ये सब। अडल्ट सफरेज एंड ऑल दैट, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, तो लेट्स कंटिन्यू विद द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड बेसिकली किस शब्द से डिराइव हुआ है चिल्ड्रन? इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशियो या कॉन्स्टिट्यूटियो, कुछ भी बोल सकते हैं। मेरे ओपिनियन में कॉन्स्टिट्यूशियो होना चाहिए इसको। ओके। ऑक्सफोर्ड लैटिन मिनी डिक्शनरी क्या डिसाइड करती है इसके बारे में, क्या डिफाइन करती है? इट इज द बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स। ये क्या है सर? एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स का मतलब, अगर जजेस ने किसी पर्टिकुलर कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बोला कि भाई जब बना था तब दुनिया अलग थी,
आज सोसाइटी चेंज हो रही है, हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, तो वो बात भी एडिट जब हो जाती है तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाती है। तो जब इंडिया आजाद हुआ उस समय से आर्टिकल 370 हमारे जम्मू एंड कश्मीर को एडिशनल बेनिफिट दे रहा था, बट अब भाई आपने देखा 2019 में वो चेंज कर दिया बेसिकली। अकॉर्डिंग टू विच द स्टेट, यहां पे बच्चों स्टेट शब्द का मतलब उत्तर प्रदेश नहीं है, इट इज गवर्नमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन है? जितनी भी चीजें स्टेट के अंदर आती हैं, मतलब सर अगर इंडियन रेलवेज है और वो स्टेट के अंदर आता है डेफिनेशन में, तो उसके ऊपर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा। अगर आप कोई एनजीओ चला रहे हैं एंड दैट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर द पर्पस ऑफ चैरिटी, और वो चैरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल सही है या गलत है, तो अगर आप उसको चला रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में गलत लिखा है तो आपको इसको बंद करना पड़ेगा। जैसे इंडिया में काफी बार क्वेश्चन किया था मदरसों के ऊपर, ये वहां पे पढ़ाई कम होती है और आतंकवाद की सो कॉल्ड प्रतिक्रियाएं ज्यादा होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ ऐसे मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड। वेड एंड फिलिप्स, इन्होंने किताब लिखी थी कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये क्या बोलते हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? इट सीक्स टू एस्टैब्लिश इट्स फंडामेंटल और बेसिक, और एपेक्स का मतलब होता है इनसे ऊपर कोई भी नहीं, टॉप मोस्ट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। और हमने कितने ऑर्गन्स पढ़े हैं बच्चों गवर्नमेंट के? 3, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, ये ऊपर हुआ या ये सबसे ऊपर हुआ? क्या सबसे ऊपर हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पे? एस्टैब्लिशेस इट्स फंडामेंटल ऑर्गन्स, तो मतलब ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही बना है। तो इफ आई से योर बॉडी कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट, तो आप बोलेंगे सर स्केलेटन है, उसके अंदर सो कॉल्ड लंग्स हैं, उसके अंदर लीवर भी है, हार्ट भी है, सो कॉल्ड आर्टरीज हैं, सो कॉल्ड एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। तो योर होल बॉडी इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ छोटी सी चीज जिसको क्या बोलते हैं? सेल। बेसिकली सेल ना होता तो शायद बॉडी ही ना बनती। स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, पावर्स एंड प्रिंसिपल फंक्शन, सब कुछ आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलेगा। लोगों का रिश्ता, ऑर्गेनाइजेशन का लोगों के साथ रिश्ता, क्या रिश्ता लेजिस्लेटिव का एग्जीक्यूटिव के साथ है, एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी के साथ, जुडिशरी कैसे ओवर रूल कर सकती है मैनी टाइम्स लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव को, सब कुछ बच्चों आपको जिसके अंदर मिलेगा वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप बोल सकते हैं ब्रह्मास्त्र ऑफ द लीगल सिस्टम, ब्रह्मा ऑफ द रूल इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया? जैसे ढेर सारे भगवान हैं, अलग अलग धर्म है इंडिया में, व्हाट इट लिए 4-5 डिमांड सप्लाई एडजस्ट करने के लिए। कभी मुस्लिम्स के यहाँ शादी हो रही है तो हिंदुओं का तारा डूबा हुआ है, कभी हिंदुओं का शादी हो रही है तो उनका तारा डूबा हुआ है। अगर सब लोग एक साथ शादी करें तो शायद बैंक्वेट हॉल में जगह ही नहीं मिले। बट ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल होल मैनकाइंड। बेसिकली हम बोलते हैं ना भाई गॉड इज वन, हिंदू लोगों में तो 3-4 करोड़ हैं। समझ में आ गया? सबके लिए एक एक दिन का भी व्रत रखो तो शायद 10 जन्म लेने पड़ जाएं। मुस्लिम्स में आपको 2-3 मिलेंगे, और वो जीजू बाबा में भी 2 ही 3 है। कुछ मदर मेरी को मानते हैं, कुछ जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, कुछ मेरे को मानते हैं। मैंने कहा मेरे को ना मानो, तो मैंने अपना नाम कटवा लिया वहां पे। सिखिज्म में बुक है होली बुक, सो कॉल्ड गुरु ग्रंथ साहिब जी, उसी को मानते हैं। तो वो सब क्या है? उन धर्मों के कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो भी चीज सबको गवर्न करे एट द टॉप मोस्ट हो, इट इज कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली। सो सिंपल भाषा में अगर बोलें कि किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा चिल्ड्रन, इट प्रोवाइड्स द ड्यूटीज, पावर्स एंड फंक्शन। कि भाई हमारा जो लेजिस्लेटिव है इसकी क्या ड्यूटी है, क्या इसकी ताकत है और ये क्या काम करेगा। हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स, ये क्या ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, क्या इनके फंक्शन होंगे, क्या इनकी पावर है। और अकॉर्डिंगली हमारा जुडिशरी, क्या इसकी ड्यूटी है, क्या इसके पावर है और क्या इसके फंक्शन है, ये सब आपको कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा। तो अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन इज अग्रीड अपॉन द डॉक्यूमेंट विच एस्टैब्लिशेस द basis on which consenting people shall govern themselves। अगर याद हो आपको स्टार्टिंग के चैप्टर्स, हम बोलते थे ना कि भाई हमने अपनी मर्जी से एक नेता चुना। पुराने जमाने में एंशिएंट एज में हम किंग्स चुना करते थे, और हम मानते थे कि जो वो बोलेंगे हमको वो बात माननी पड़ेगी, मंजूर है। तो आज किंग्स तो चले गए, आज उनकी जगह किसने ले ली? कॉन्स्टिट्यूशन ने। अभी आपने बांग्लादेश का हाल देखा, वहां पे क्या चल रहा है। तो क्या वहां लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं? तो वहां प्रैक्टिकली कोई कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, जाहिल गवारों की कौम है पूरी की पूरी। हाँ, भाग गई है काफी लोग वहां से। चलिए, डेफिनेशन ऑफ द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन। भीमराव अंबेडकर जी का नाम आपने सुना होगा भाई। ही इज एक्चुअली कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जैसे मोंटेस्क्यू था यूएसए के लिए, ये हमारे हिंदुस्तान के लिए थे।
बट मेरे को लग रहा है इनकी जान पहचान थोड़ी गांधी जी से ज्यादा रही होगी, क्योंकि गांधी जी उस समय की 1921 की जब कांग्रेस बनी, तो क्योंकि ब्रिटेन वालों ने देखा कि भाई इंडियंस का हमारी सरकार में जो से है, जो राइट है, वो बहुत कम है, तो चलो कांग्रेस पार्टी बनवा दें। तो 1921 में उन्होंने कांग्रेस बनवाई और गांधी जी को उसका हेड बना दिया। अब गांधी जी के साथ इनकी दोस्ती बहुत बढ़िया थी बच्चों। नहीं, वो ब्रिटिश जमाने वाली जो कांग्रेस थी वो 1921 से, यहाँ पे मेरे पास है 1921 वर्ल्ड वॉर के बाहर कांग्रेस पार्टी का लीडर इनको बनाया गया था। व्हाट इट। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये लोग अंडे देंगे नहीं बैठ के, इनकी थोड़ी सेटिंग जुगाड़ पानी कम रहा होगा, इसलिए फादर इन्हीं को बना दिया गया। या हो सकता है इनका कोट ज्यादा बढ़िया रहा होगा, इनका कोट काले रंग का सही है नहीं, ये हिंदुस्तानी वेशभूषा में है, ये थोड़ा अलग ही समझ रहे होंगे अपने आप को। तो ये थोड़ा मेरे को गलत लगा जब मैंने इसको कंटेंट को तैयार किया, तो मेरे को लगा फालतू में ही भीमराव अम्बेडकर जी की औकात बढ़ा दी गई है। भाई इन सबको बोलना चाहिए, इसीलिए मैंने अपने कंटेंट में क्या लिखा है, 4 फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा कम बिलीव कर रहा हूँ, मैं 4 फादर्स में ज्यादा बिलीव कर रहा हूँ। बट मेरे बिलीव को अपने एग्जाम में मत लिखाइएगा, टीचर अपने बिलीव से आपके नंबर काट देगा, आपको वही लिखना है जो किताब में लिखा है। तो एरिस्टोटल चाचू फिर से चले आए, इन्होंने बोला द वे ऑफ लाइफ विच द स्टेट हैज चोजन फॉर इटसेल्फ। अगर आपके घर में नियम बन गया शाम को 7 बजे डिनर कर लेना है, 9 बजे सो जाना है, कुछ लोग कहेंगे हम जा रहे हैं आत्महत्या करने, हमारी तो ऑफिस की शिफ्ट ही रात में 10 बजे से सुबह 4 बजे तक चलती है। नहीं, घर का नियम यह है, घर की लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, अब आप खाना खा के 7 बजे 9 बजे सो जाइए। अगर आप मानते हैं इस बात को तो आप अपने घर के कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं, नहीं मानते तो नहीं मानते। तो एनीथिंग दैट मेजॉरिटी पीपल एट द लेवल ऑफ अ कंट्री अग्री अपॉन विदाउट एनी कंपल्जन इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। चिल्ड्रन समझ में गया। तो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होता है, सबसे पहले रूल्स आर देयर, इट मे बी रिटन और इट मे बी अनरिटन। बट सी, अगर ये अनरिटन हो गया तो इस पे प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा, इस पे प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। हम कह रहे हैं कि भाई हमारी उम्र 18 साल है हम वोट देंगे, आप कह रहे हैं नहीं मैं 17 साल 8 महीने का हूं मैं भी वोट दूंगा, राउंड ऑफ में तो 18 माना जा रहा है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में 17 साल 8 महीने वाले को रोक सकते हैं, बट अनरिटन में कैसे रोकोगे, कोई आपके पास नियम कायदा कानून है ही नहीं। जज साहब डिसीजन कैसे लेंगे कोर्ट में, हम चीजों को गलत और सही साबित कैसे करेंगे जब उनको हमने लिखा ही नहीं कभी। तो आई डू नॉट कंसिडर दिस टू बी अ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली। Powers and responsibilities we have already done. It may be written in a single or several documents. सर इसका क्या मतलब है, प्रैक्टिकली इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन इंपोज किया हमने अपने ऊपर, कब इंपोज किया चिल्ड्रन, 26 जनवरी। बट सच्चाई ये है जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे बहुत अधूरा सा था, मेजॉरिटी थिंग्स केम इनटू एप्लीकेशन 1952 और पूरा तो आज तक नहीं हुआ भैया। जब 2019 में हमने जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर आर्टिकल 370 को डिप्लॉय किया, हटाया, तो हमने फिर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया। तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग बेसिकली। इट डिटर्मिन्स द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजंस ऑफ द स्टेट। ध्यान से सुनिएगा बच्चों मेरी बात, एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है रेजिडेंट और एक शब्द है सिटीजन, सुनाई पड़ी बात। तो आप हिंदुस्तान के सिटीजन हैं या रेजिडेंट है ये कौन डिसाइड करेगा, आप रेजिडेंट हैं ये इनकम टैक्स एक्ट डिसाइड करेगा, मैं और आप नहीं डिसाइड करेंगे। आप सिटीजन हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा। सर फर्क क्या होता है दोनों में, अगर आप लगातार 12 साल हिंदुस्तान में रह गए आप बन जाएंगे इंडिया के सिटीजन। सर तो फर्क क्या दोनों में, मैं एकदम सिंपल फर्क आपको समझाता हूं। अगर आपके दादा दादी जी, नाना नानी जी, पापा मम्मी, इन 6 में से कोई भी इंसान अनडिवाइडेड इंडिया में अगर पैदा भी हुआ है, आप दुनिया के किसी कोने में पैदा हुए हो, यू आर एन इंडियन सिटीजन, यू आर एन इंडियन सिटीजन, प्रोवाइडेड आपने सिटीजनशिप को सरेंडर ना किया हो। भाई मेरा भारत देश से कोई लेना देना नहीं है, आपने पासपोर्ट बर्थ सर्टिफिकेट वापस ना कर दिया हो। अभी अनुष्का जी और विराट कोहली जी चले गए लंदन, उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ी नहीं है। सम कंट्रीज अलाउ दिस, आप जिस देश से आ रहे हैं वहां के भी सिटीजन रहिए और हमारे भी। तो अनडिवाइडेड इंडिया में मैटरनल या पैटर्नल कोई भी आपके ग्रैंड पेरेंट या पेरेंट्स अगर इंडिया में पैदा हुए हैं तो आप भी इंडियन सिटीजन हैं। रेजिडेंट कैसे बनेंगे सर, इनकम टैक्स एक्ट बोलता है अगर आप किसी भी ईयर में 182 दिन हिंदुस्तान में रह गए यू आर अ रेजिडेंट, यू मे नॉट बी इट्स सिटीजन। तो अगर कोई आईपीएल खेलने आया, किसी क्रिकेटर का नाम बताएंगे, पोलार्ड सोलार्ड सोलार्ड जो भी है, क्रिकेट खेलने आया और 190 दिन हिंदुस्तान में रह गए,
वो रेजिडेंट हैं बट वो सिटीजन नहीं है। उनकी कमाई पे भारत सरकार टैक्स तो ले लेगी बट उनको वोट देने की परमिशन नहीं है। खोपड़े में बात गई। अच्छा सर मान लीजिए किडनैपिंग हो गई उनकी, तो भैया हम सिटीजन को भी प्रोटेक्ट करेंगे और रेजिडेंट को भी। तो हमेशा याद रखिएगा जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं बच्चों, ये शब्द बहुत कम इस्तेमाल होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा, बहुत कम, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। गॉट इट। इट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। अभी जैसे बांग्लादेश में खूब हू हल्ला चल रहा है, मूर्ति उर्ति तोड़ दी, हमारे आप चीटा मार के दिखाइए, मेनका गांधी जी चली आएंगी। वो तो हिरन बेचारा डरपोक था, अपनी गलती कबूल लिया कि सलमान भाई की कोई गलती नहीं है, गलती मेरे पिताजी और माताजी की थी जिन्होंने मेरे को पैदा किया, उनकी तो कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे क्या ऐसी हरकतें होती हैं? नहीं होती हैं। बट जब वहां के देश के जाहिल लोग यहाँ आ जाएंगे तो हरकतें यहाँ पे चालू हो जाएंगी। कंट्री टू कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन कीप्स ऑन चेंजिंग। और सही बताऊं भाई, सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन का असर पार्लियामेंट्री सरकारों में होता है, प्रेसिडेंशियल में होता ही नहीं, क्योंकि वहां पे वीटो दे दिया जाता है प्रेसिडेंट साहब को। और ये हाँ नहीं, अनरिटन नहीं है, मतलब मेजोरिटी थिंग्स व्हाट दे डू इट इज नॉट ऑन टू रिकॉर्ड। कॉन्स्टिट्यूशन का अनरिटन है? नहीं, बहुत ज्यादा अनरिटन नहीं है, अब है उनके पास भी कागज है उनके पास, नहीं तो वो कैसे न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी वगैरह को साइन करवाएंगे दूसरों से। है वेरी लेस, मतलब हमारे अगर 10,000 पेज होंगे तो उनका शायद 2 लाइन का होगा, आप ये बोल सकते हैं। अनरिटन नहीं है, हर डेवलपिंग कंट्री का रिटर्न ही है बेसिकली। सो अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो भाई देश का चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो भाई पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, हु विल टेक द डिसीजन? सौरभ सर को फोन किया गया, क्या करें? मैंने फोन काटो, मैं क्लास ले रहा हूं, आज वैसे ही नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। ओके, तो भाई प्रेसिडेंट डिसीजन लेगा कि प्राइम मिनिस्टर? तो प्राइम मिनिस्टर के कंसल्टेशन में एक्चुअल काम होता है, बट द चीफ ऑफ ऑल द 3 डिफेंस फोर्सेस पॉलिटिकली या कॉन्स्टिट्यूशनली कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। बट अल्टीमेटली काम धाम एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट हमारे देश में ऐसा बना दिया गया है, मैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब या प्रणब मुखर्जी जी की बात नहीं कर रहा, वो थोड़े चुलबुल टाइप के प्रेसिडेंट थे, चुलबुल पांडे टाइप, बाकी तो ठप्पा है, रबड़ स्टैम्प। ओके, पावर है, वापस भी भेज दिया अगर कोई बिल तो फिर नेक्स्ट टाइम साइन करने के लिए। हाँ वो मतलब अब खैर भाई, कहते हैं ना भाई, मथुरा में रहना है तो राधे राधे करना है, समझ में आ गया। और नहीं बनाएंगे आप तो पता लगा आपको कहें मेजोरिटी चलो तुम हट जाओ। ओके, तो जॉर्ज जेलिंग भाई साहब 1851 में पैदा हुए, 1911 में मर गए। इन्होंने बोला कि भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन एब्सेंट हो गया, हर इंडिविजुअल हो चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, गवर्नमेंट हो, वो कानून को पूरी तरह से इग्नोर करेगा और फिर से अनार्की आ जाएगी, मोनार्की, अनारकली नहीं आ जाएगी, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, ये सब आ जाएगा। अभी तो थोड़ा मोदी जी डरते भी हैं कि उल्टा पुल्टा कुछ बोलूंगा तो चंद्रचूड़ जी निपटा देंगे उनको। अब तो ऑपोजिशन में राहुल बाबा भी आ गए हैं, बट पहले जब कंप्लीट मेजोरिटी थी उनकी, 10% भी ऑपोजिशन नहीं था, तो उन्होंने काफी ज्यादतियां ऐसी की हुई हैं जिसको आप ज्यादती कानूनन तो नहीं बोलोगे, अपना कोई भी कानून मतलब काम करने के लिए कानून बना दिया, गलत चीज थी भी तो उसको कानून बना दिया। सर क्या गलत किया उन्होंने? गलत ये किया, वो जो गरीबों को हर महीने 2-2 हजार मेरे जैसे टैक्स पेयर से लेकर देते हैं, काय देते हो? जहर खिला दो उनको एक बार, अगली बार उनको 2,000 देना ही ना पड़े। तो ये सब जो फूड बिल वगैरह फर्जी टाइप के पास किए उन्होंने, अगर मजबूत अपोजिशन होता, क्या इस तरह के फूड बिल्स होते? हाँ सर, हिंदुस्तान में तो हो सकते थे, क्योंकि सामने वाली पार्टी भी तो वैसी है। सो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को आया बच्चों, लेंथीएस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई 1945 में। ब्रिटिशर्स का रूल भी निपटने को था, क्योंकि उन्होंने मेजॉरिटी इंडियंस को लड़ाई में झोंक दिया और बदले में कोई एडवांटेज दिया ही नहीं। तो लोग पहले कम अगेंस्ट थे, बट वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यादा अगेंस्ट हो गए। तो जनरल इलेक्शंस कराए गए इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में चिल्ड्रन, और यहां पे बनाई गई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये अंकल जी लोग थे, मैं भी था यहाँ पे, मेरी फोटो यहाँ पीछे है, इनके पीछे, मैं इनके पीछे हूं, तो इसलिए मैं आपको नजर नहीं आ रहा हूं। ओके, तो मेरी फोटो यहाँ आ नहीं पाई है। इनका काम था कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो 1946 में इन्होंने न्यू दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी कि भाई लगभग तैयार है। नौटंकी करने लग गए मोहम्मद अली जिन्ना साहब, मैं तो पीछे हट गया, मैंने कहा मेरे को मेरे घर का प्रधानमंत्री बना दो, बस काम खत्म, बाकी अपना समझ लो। तो उन्होंने बोला भाई हमारा देश अलग रहेगा, और ये बोले अलग रहेगा। अगर गांधी जी ने फेवर ना किया होता इन बातों का, तो शायद कभी भी इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा होता ही ना। बट वो उनकी तरफ भी नहीं बोल पा रहे थे, इनकी तरफ भी नहीं बोल पा रहे थे। और उनको क्या लगा, जैसे आपके पापा को लगता है भाई बहन घर में जब लड़ते हैं, ऐसा है अगर नहीं पटरी खा रही अपने अपने कमरे में चले जाओ, ऐसा तो नहीं घर से किसी को निकाल देंगे।
या किसी को सुपरमेसी साबित कर देंगे। तो भाई अल्टीमेटली अगर लड़ रहे हो तो मार तो सकते नहीं है भैया, तुम अपने रास्ते जाओ, तुम अपने रास्ते। कितने लोग बोलते हैं इंडिया में और वर्ल्ड में गांधी जी ने गलत किया, बट मेरे ओपिनियन में उन्होंने गलत नहीं किया। आप उस समय की सिचुएशन को समझिए, मार काट मची हुई थी। अब बेचारे गांधी जी लोगों की जान बचाते कि पॉलिटिकल नौटंकी करते। तो उनका भैया ऐसा है, सबकी भलाई इसी में है कि जब घर में 4 बर्तन खड़कने लग जाएं तो चाचा जी का परिवार अलग रह लो, ताऊ जी का अलग रह लो, अपना अलग रह लो, कम से कम प्यार मोहब्बत तो बना रहेगा। ऐसे तो आए दिन लड़ाई होगी। तो व्हाट ही डिड इन दैट सिनेरियो वो सही था। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया भाई? सो भाई अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात हो गई। क्यों? पुराने वाले में तो भाई सारे लोगों पूरी बाउंड्री, नहीं समझ में आई बात? थोड़ा ड्राइंग अच्छी नहीं मेरी। सिर्फ इतने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। पहले यहाँ ये पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ था, तो इसको यहां से हटाना था, तो सारे अमेंडमेंट्स किए गए। इट्स जस्ट लाइक दैट कि क्वेश्चन पेपर बन गया, बट प्रिंसिपल ने एग्जाम को प्रीपोन कर दिया। अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो अब सिलेबस से वो जो क्वेश्चन दिए गए थे अनटॉट चैप्टर्स के, उसको हटाना पड़ेगा। तो एक बच्चों नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ गया फिर से, मतलब अमेंडमेंट काफी करना पड़ गया। 15 अगस्त 1947 को लास्ट वाइसरॉय, ये कौन होते हैं सर? एक्चुअली में था क्या बच्चों, ब्रिटिशर्स का काम क्या था? सिर्फ दुनिया में रूल करना, सिर्फ दुनिया में रूल करना। और आपको शायद एक बात नहीं पता होगी, जैसे हमारी पार्लियामेंट में एमपीज बैठते हैं, हर स्टेट से आते हैं, हर शहर से आते हैं। इलाहाबाद के भी 4 एमपी होंगे वहां पे, समझ में आ गया? गोवा के 3 होंगे, जम्मू कश्मीर में तो अभी इलेक्शन हुआ नहीं, कहीं के 5 होंगे, कहीं के 15 होंगे। ब्रिटेन में हर देश का रिप्रेजेंटेशन होता था सर। मतलब उनकी 2 पार्लियामेंट थी, एक तो अपनी पार्लियामेंट, एक इंडिया, एक चाइना, मतलब जहां जहां उन्होंने रूल किया। तो जैसे हमारे 543 मिनिस्टर्स बैठते हैं, वहां पे 543 वाइसरॉयज बैठते थे। 543 इन द सेंस, अगर ब्रिटिशर्स ने एट अ टाइम 78 कंट्रीज को रूल किया, वाइसरॉय इंडिया, वाइसरॉय ये, वाइसरॉय ये। तो जैसे हमारे कंट्री में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, रोड डिपार्टमेंट, रोड डेवलपमेंट होते हैं, वैसे ही वहां पे हर कंट्री के डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे। तो वहां पे रूल्स बनाए जाते थे और उनको अलग अलग देशों में लागू कराया जाता था। इट्स जस्ट लाइक दैट, आप एक रेस्टोरेंट को समझ लीजिए ब्रिटेन, हर टेबल को एक देश समझ लीजिए, हर टेबल का एक वेटर था, वो वाइसरॉय था। ओके, हाँ, जैसे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स हैं, तो वैसे ब्रिटिशर्स ने जितनी कंट्रीज में रूल किया, उनके अलग अलग वाइसरॉयज वहां पे थे। ओके, तो लाइक वी हैव वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, वी हैव पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, वी हैव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। तो ब्रिटेन में क्या था? वाइसरॉय इंडिया, वाइसरॉय नेपाल, नेपाल को तो रूल नहीं किया, वाइसरॉय लेटर से चाइना, वाइसरॉय आयरलैंड, इस तरह के अलग अलग होते थे। और वहां पे उनके रिलेशन में रूल्स बनते थे और वो फिर अलग अलग देशों में लागू करवा दिए जाते थे। तो ये बातें बहुत कम लोगों को पता होती हैं, बट याद रखिए काम की चीजें हैं। लॉर्ड लुइस माउंटबैटन पहले थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई इंडिया और पाकिस्तान को 2 अलग कंट्रीज में बांट दिया जाए। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूं बच्चों, कभी भी लॉर्ड माउंटबैटन ने इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया ही नहीं था। इन्होंने लीज पे दिया था। इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस को बोला 99 ईयर्स के लिए अपनी जायदाद तुम्हें देके जा रहे हैं किराए पे, अगर ठीक से नहीं चला पाए 2046 में वापस ले लेंगे। सर मतलब वी ऑल विल बिकम ब्रिटिशर्स। इतनी ट्रीटीज, इतने रूल्स, इतने अग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, दिस लीज हैज नाउ टोटली बिकम इनऑपरेटिव। समझ में गया? अब इस लीज का कोई काम है ही नहीं। तो एक्चुअली उन्होंने इंडिपेंडेंस कभी डिक्लेयर ही नहीं किया था, वो लीज पे ही देखे गए थे। बहुत कम लोग इन सब सच्चाइयों को जानते हैं। शुरू से बच्चों को गलत पढ़ाया जाता है, इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट, कभी ऐसा नहीं था। आप पुराने डॉक्यूमेंट्स पढ़ लीजिए, आपको नजर आ जाएगा। बट उसके कुछ साल बाद ही, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आज 2 4 5 साल पहले से हुआ, 50s और 60s में ऐसा हो चुका था बेसिकली। ओके, समझ गए भाई? तो ये थे हमारे 4 फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चिल्ड्रन। सो कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी, इसमें कुछ कम्युनिस्ट और इंडिपेंडेंट लोग भी थे। 1885 में एलन ऑक्टेनियम ह्यूम, हिस्ट्री में इसको मिस्टर ह्यूम के नाम से पढ़ाया जाता है, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को बनाया ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट में इनका पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो। तो अगर आप अपने मोहल्ले की वाटर सप्लाई से परेशान हैं, तो गवर्नमेंट कहेगी भैया इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर से जाके मिल लो। बट कौन मिलेगा? तो पहले मोहल्ले में ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप में कुछ पढ़े लिखे लोगों को डालते हैं कि बात करने की तमीज तो हो कम से कम। तो ह्यूम साहब ने बोला कि भाई हम देश को आजाद करने को तैयार हैं,
क्योंकि भगत सिंह वगैरह इतनी नौटंकी इतना सता चुके थे इनको, अब इनको पता लग गया भाई यहाँ ज्यादा दिन रुकना सिवाय बेइज्जती के और कुछ देकर नहीं जाएगा। तो दे ऑल्सो वॉन्टेड टू फ्लो आउट, बट ऐसे भागते तो बेइज्जती हो जाती। हम आपको आजाद कर रहे हैं, नहीं समझे? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो भाई बेइज्जती से बचने के लिए इन्होंने, देखो अंग्रेज थे, दिमाग कितना था उनके पास, इंसल्ट भी ना हो और काम भी हो जाए। तो बेइज्जती से बचने के लिए उन्होंने कहा एक पार्टी बनाते हैं, वो पार्टी इंडिया की नीड्स को हमारे सामने रखेगी। उसी पार्टी को बोला जाएगा कि कुछ लोग बनाओ जो नियम कायदे कानून आपके बनाए। तो हमने कुछ इनका आइटम लिया, कुछ अपना ऐड किया और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। तो भाई बोला गया कि भाई अपनी एक पार्टी बनाइए, आपकी पार्टी हमसे बात किया करेगी, हम बताएंगे कि भाई कैसे कैसे आपको देश को ठीक से चलाना है। तो बच्चों 1921 में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद गांधी जी ने लीडरशिप ले ली कांग्रेस पार्टी की, और इसी के बाद से बताऊं अंदर सेटिंग हो चुकी रही होगी। भैया ऐसे मार काटना मचाना हम छोड़ देंगे 15-20 साल में, क्योंकि देखो डेली अगर तुरंत भाग गए तो जो दूसरे अभी 4 देश हमने रूल किए हैं वहां पे भी लोगों की जुबान खुल जाएगी। तो भैया तुम्हारी भी रह जाए बात और हमारी भी। तो मम्मी ने आपको अननेसेसरी 100 रुपए की बजाय 5,000 पॉकेट मनी दे दी। अब पापा गुस्सा तो बहुत है, बट क्या मम्मी को कायदे से डांट सकते हैं? वो मम्मी से प्यार से बात करेंगे, मम्मी भी तो सीनियर मेंबर है, उनकी भी तो रिस्पेक्ट है फैमिली में। होपड़े में बात गई। और मम्मी कहीं कि भैया हमने इसलिए दिया था, आत्महत्या ना कर लेते बच्चा। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, यस सर। तो अब इंडिपेंडेंस की सारी ज्ञानबाजी कायदे से समझ में आ गई। तो ये सब चीजें हिस्ट्री में तो कहीं थी नहीं कभी। लोग यही सोचते थे कि ब्रिटिशर्स को भगाया गया था, ठेंगा भगाया गया था, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे भागे थे, और भागने में उनको लगभग 26 साल लग गए, क्योंकि गांधी जी ने 1921 से पार्टी में लीडरशिप अज्यूम की। तो उन्होंने बोला भाई ऐसा माहौल बनाओ, हम तुमको छोड़ भी देंगे और भैया हमारी बेइज्जती भी ना हो कम से कम। इज दैट क्लियर? तो आपके घर में गेस्ट आए, आप नहीं चाहते कि वो आपके आए, तो आप ऐसे मत बताइए चलो बढ़िया से, गलत बात है। मिर्च खाने में ज्यादा मिला दीजिए, अगली बार कभी आएंगे ही नहीं। गर्व जी समझ गए? यस सर। सो कांग्रेस पार्टी ने भाई लोग रखे ऐसे जिनको लॉ की काफी जानकारी हो, पब्लिक अफेयर्स के बारे में जानते हो। तो हिंदुस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे भाई? भीमराव रामजी अंबेडकर। इन्हीं को चेयरमैन बनाया गया। यही रीजन था क्यों इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। अब बच्चों देखिए, आ गया सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट। मिनिस्टर तो एग्जीक्यूटिव में आता है, यस और नो चलन? यस सर। मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव में आता है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना ये तो एक तरह से लेजिस्लेशन से ही बड़ा हो गया, तो उस समय सेपरेशन ऑफ पावर था ही नहीं। तो शायद इन्होंने इसी वजह से पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन दे दिया। खोपड़े में बात गई, बिकॉज ही हिमसेल्फ यूज्ड टू बिलोंग टू बैकवर्ड क्लास। खोपड़े में बात गई। तो सर ये तो गलत किया? नहीं, गलत नहीं किया। अगेन भाई देश में ऐसे लोग थे जिनके पास बेसिक खाना पीना नहीं था, तो कैसे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि वो वेल ऑफ पर्सन के साथ कॉम्पीट करेंगे? बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा था कि भाई धीरे धीरे आपको रिजर्वेशन को कम करना है। गवर्नमेंट ने थोड़ी अकल लगाई है, जैसे अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसमें क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर कर दिया। जो ओबीसी में रईस लोग हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा रिजर्वेशन का, जो गरीब है सिर्फ उनको मिलेगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात भाई? तो ये लोग दो काम किया करते थे, गवर्नेंस सवेरे के टाइम में और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम शाम के टाइम पे। मतलब सवेरे स्कूल, शाम को एक्स्ट्रा क्लास। लॉजिक समझ में आ गया बच्चों? तो इसी के साथ सबको ये बात क्लियर हो गई, व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलो